हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के एसएससी फेज 13 का क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करने वाले हैं। क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनका नेक्स्ट आने वाली तिथि में एग्ज़ाम है। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं उनके लिए भी है, ताकि उन्हें पता चलेगा कि कितने उन्होंने आंसर सही किया है। तो कमेंट करके बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। तो करंट में अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन है, तो वो है आर वेंकट रमनी। उनके पूर्ववर्ती के वेणुगोपाल थे। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुरोध पर की जाती है, और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद में ये दिया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि समुद्र में हलचल का मुख्य कारण क्या है। तो समुद्र में हलचल का मुख्य कारण ज्वार भाटा है। तो करेक्ट हो जाएंगे ज्वार भाटा। जिन्होंने भी ज्वार भाटा किया होगा उनके करेक्ट हो जाएंगे। समुद्र में हलचल का मुख्य कारण ज्वार भाटा है, जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के करीब है। इसलिए यह ज्वार भाटा को प्रभावित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आंसर हो जाएंगे आपके ज्वार भाटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था मूंगफली और चावल ये किस प्रकार की फसल है। तो मूंगफली, चावल ये सभी खरीफ के फसल है। खरीफ करेक्ट हो जाएंगे, जो कि जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसकी कटाई हो जाती है खरीफ की फसलें की। रबी की फसलें की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। मार्च अप्रैल तक कटाई होती है। रबी की फसलें की एग्जाम्पल कुछ है कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें की अगर बात करें तो खरीफ की फसलों में आपके जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, और अक्टूबर नवंबर तक इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ की फसलें के कुछ एग्जाम्पल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। ये सभी खरीफ की फसलें हैं। आपके एग्जाम में रबी की फसलें, खरीफ की फसलें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक न एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल ही जा रहे हैं, तो एक बार इसे ध्यान से देख के जाइएगा। जायद की फसलें की बात करें तो मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है, जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी जायद की फसलों का उदाहरण है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसे आमतौर पर IMEC के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, कभी कभी IMEEC के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, एक नियोजित आर्थिक गलियारा है जिसका उद्देश्य, तो IMEC का क्या उद्देश्य है, इसके फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच संपर्क और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
यह गलियारा जो है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल और इटली के माध्यम से भारत से यूरोप तक प्रस्तावित मार्ग है। नेक्स्ट पूछा था कि DCI वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच 5-year प्लान। DCI मतलब द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। तो द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स वेर एस्टेब्लिश्ड इन 1978। करेक्ट आंसर इज 1978। तो जिन्होंने भी 1978 किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। यह जो है आपके ड्यूरिंग 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान के बीच में हुआ था, जिसका ड्यूरेशन था 1974 से 1989। तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। द DIC प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट टीनी, कॉटेज, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज in smaller towns and rural areas, with a focus on generating employment and providing support services to entrepreneurs. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है। क्या क्वेश्चन था कि आवर्त में जब जो है परमाणु त्रिज्या बाईं से दाईं ओर जाती है तो किस प्रकार इसमें बदलती है। तो किसी आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर तत्वों के परमाणुओं का आकार जो है घटता है। करेक्ट क्या हो जाएगा। तो तत्वों के परमाणु का आकार घट जाता है। तो करेक्ट यहाँ पे घटना हो जाएगा। तो जिन्होंने भी आकार घटता है आंसर किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि तत्वों की परमाणु संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे जो है नाभिक में धन आवेशों की संख्या बढ़ती जाती है। नाभिक में धन आवेशों की संख्या बढ़ने से जो है इसके तत्वों के परमाणु संख्या के आकार जो है घटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। इसमें से कौन जो है वेस्टर्न घाट का एक पार्ट नहीं है पूछा गया। ऑप्शन के अनुसार जो है नंदा देवी आपके करेक्ट हो जाएंगे। नंदा देवी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो नंदा देवी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंदा देवी जो है वेस्टर्न घाट के नहीं थे। नंदा देवी इज नॉट ए वेस्टर्न घाट पीक। ये वेस्टर्न घाट के नंदा देवी माउंटेन नहीं है। इट इज लोकेटेड इन हिमालय। नंदा देवी जो है आपके हिमालय में लोकेटेड है, स्पेशली इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में। द वेस्टर्न घाट्स आर ए सेपरेट माउंटेन रेंज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न घाट्स आर ए माउंटेन रेंज that runs along the western coast of India, parallel to the Arabian Sea. They extend through Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Peaks within this range include. वेस्टर्न घाट का एरिया कहाँ से जो एक्सटेंड किया हुआ है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। कलसुबाई की बात करें तो द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है, बड़ी पर्वत चोटी कौन है, तो कलसुबाई। अनाईमुड़ी, ये जो है आपके वेस्टर्न घाट के जो है सबसे बड़ी चोटी है, जो आपके केरला में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य जो है, इस योजना का उद्देश्य बीपीएल महिलाओं को जो है, बीपीएल परिवार की महिलाओं सहित को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन के माध्यम से खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन यानी कि एलपीजी प्रदान कर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। बीपीएल परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के माध्यम से की जाएगी। गाय के गोबर, जीवाश्म ईंधन, कोयला, जलाऊ लकड़ी और अन्य अशुद्ध ईंधन जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पारंपरिक ईंधन के उपयोग को कम करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि केरल का लोक नृत्य क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार केरल का लोक नृत्य है ओपन्ना। ओपन्ना आपका यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। ओपन्ना जो है दक्षिण भारत के केरल के मपीला यानी कि मुस्लिम लोग के जो है समुदाय के बीच सामाजिक मनोरंजन का एक लोकप्रिय रूप है, जो पूरे केवल विशेष रूप से मालाबार में प्रचलित है। माना जाता है कि ओपन्ना शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी शब्द अफना से हुई है।
उपन्ना पारंपरिक रूप से विभिन्न महत्वपूर्ण सांस्कृतिक समारोहों में प्रयोग किया जाता है और विशेष रूप से यह सभी मप्पिला विवाहों का एक अभिन्न अंग है। केरल में इस कला रूप को छात्र समुदाय के युवा उत्सवों के मंचों पर अत्यधिक लोकप्रियता के साथ पुनर्जीवित किया गया है। केरल के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या क्या हैं? तो वो है कथकली, मोहिनीअट्टम, ओटम थुलल, चवीटू, नाटकम और तय्यम जो है, ये सभी केरल के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है संचालित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे अब दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है बोला जाता है, यह आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना, विशेषकर महिलाओं के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके और विभिन्न वित्तीय और आजीविका सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके जो है, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो ये रहे आपके एसएससी फेज 13 के 28 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।